विवेकानंद कंपटीशन क्लास के सभी छात्रों को सुरेश चौधरी का नमस्कार। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक अन्य टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसके विषय में जान लेना। अपना जो आज का टॉपिक है वह है मूल अधिकार। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से रीट में लगभग 1 या 2% इस टॉपिक में से अनिवार्य रूप से रीट की परीक्षा में हमें देखने को मिलेंगे और ये काफी विस्तृत टॉपिक है, तो इसलिए हमें बड़े ध्यान से इसके विषय में जानना है। तो मूल अधिकार, तो मूल अधिकारों पर चर्चा करने से पहले हम एक अन्य मामला है जिसे हम कहते हैं मानव अधिकार, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मानव अधिकार और मूल अधिकार होते क्या है, क्या इनमें अंतर होता है। तो सबसे पहले हम मानव अधिकार के विषय में जानें। एक मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं वह अधिकार कहलाते हैं मानव अधिकार। विश्व में कहीं भी कोई भी बच्चा जब भी जन्म लेता है तो मानव होने के नाते उसे अधिकार दिए जाते हैं। उन अधिकारों को कहा जाता है मानव अधिकार। मानव अधिकारों की यह विशेषता होती है कि यह किसी भी देश की सीमा में बंधे हुए नहीं होते, चाहे वह नागरिक भारत का है, अमेरिका का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, चीन का है, वह कहीं का भी नागरिक हो, लेकिन वह एक मानव है और मानव होने के नाते उसे जो अधिकार प्रदान किए गए वह अधिकार कहलाते हैं मानव अधिकार। अब बात करें मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो किसी देश के संविधान विशेष के आधार पर जो अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं वह अधिकार कहलाते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। दोबारा से सुनना, ये जो मूल या मौलिक अधिकार होते हैं यह किसी देश के संविधान विशेष के द्वारा वहां के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और ये जो मूल अधिकार होते हैं यह देश की सीमा में बंधे हुए होते हैं। अंतर क्या हुआ, मानव अधिकार किसी भी देश की सीमा में बंधे हुए नहीं होते, यह मानव को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, लेकिन जो मूल या मौलिक अधिकार होते हैं यह संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं और यह उसी देश के नागरिक को प्राप्त होंगे जिस देश के संविधान ने उन्हें यह प्रदान किए। कहने का मतलब यह हुआ कि मूल या मौलिक अधिकार जो होते हैं यह देश की सीमाओं में बंधे हुए होते हैं, लेकिन मानव अधिकार किसी भी देश की सीमा में बंधे हुए नहीं होते। ये इन दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। तो मूल या मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इनके विषय में जाने। एक नागरिक के या व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है वह अधिकार मूल या मौलिक अधिकार के नाम से जाने जाते हैं। क्या होते हैं, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है वह अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं। आगे बात की जाए, अपना जो संविधान है इस संविधान में इन मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। आगे बात करें, इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहां पर किया गया है। तो संविधान का है भाग 3 और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यहां पर हम एक चीज और जाने, ये जो भाग 3 है इस भाग 3 को संविधान का मेघना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान का मेघना कार्टा किसे कहते हैं,
संविधान का मेग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। अब बात करेंगे मेग्ना कार्टा है क्या, तो बात थी 1215 ईस्वी। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा द्वारा नागरिकों के लिए एक दस्तावेज के माध्यम से अधिकार प्रदान किए गए, और जिस दस्तावेज के माध्यम से वहां के नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए थे, उस दस्तावेज का नाम था मेग्ना कार्टा। यानी कि 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा के द्वारा नागरिकों के लिए जिस दस्तावेज के माध्यम से अधिकार प्रदान किए गए थे, उस दस्तावेज का नाम था मेग्ना कार्टा। क्योंकि भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, इसीलिए संविधान के भाग 3 को मेग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। यहां पर हम एक चीज और जाने, इसके विषय में कथन और कारण के तहत बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। वो प्रश्न क्या होगा वो सुनिए। कथन, मान के चले कथन में लिखा आया भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकारों का उल्लेख, और कारण में लिखा हुआ आता है भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारे पास में ये कथन है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, और यह कारण है भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न कैसे बनेगा सुनिए। पहले ऑप्शन में देगा कथन सही है कारण गलत है, दूसरे ऑप्शन में देगा कथन गलत है कारण सही है, तीसरे ऑप्शन में देगा कथन व कारण दोनों ही सही है, और चौथे ऑप्शन में देगा कथन व कारण दोनों ही गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कथन और कारण दोनों ही सही है। इससे आगे अब हम चर्चा करें प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है वो कुल कितने अनुच्छेदों में किया गया है। तो यहां पर हम सिंपल तरीके से देखते हैं, तो 12 से 35 तक हमने अभी आपको बताया कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। जब हम इनको काउंट करेंगे तो यहां संख्या आएगी 24। कितनी आएगी? 24। ऑप्शन जब आएंगे वहां में 24 भी देखने को मिलेगा, 23 भी मिलेगा, अन्य मिल सकते हैं 25, 26 जो भी हो। लेकिन अगर हम सीधे सीधे करेंगे और हमने 24 कर दिया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी सुन लेना। जो अपने मूल या मौलिक अधिकार हैं इनका उल्लेख जो है वह कुल 23 अनुच्छेदों में किया गया, लेकिन जब हम काउंट करते हैं तो संख्या कितनी आती है? 24 आती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपना जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार जो है वो प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। अपना था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई के काल में समाप्त कर दिया गया। तो इस कारण से अब वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है?
6, मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। ठीक जी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई के काल में संपत्ति के अधिकार को जो है वो समाप्त कर दिया गया और इस संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया था अनुच्छेद 31। अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6, मूल संविधान में कितनी थी? 7। इस कारण से जो है वर्तमान समय में जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लेख कितने अनुच्छेदों में किया गया है? 23 अनुच्छेदों में किया गया, क्योंकि अनुच्छेद 31 जो था जिसमें संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। लेकिन अब इसे फिर क्या बना दिया गया है? संविधान का एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 300 का कह सकते हैं, इसी को हम क्या कह सकते हैं? ए कह सकते हैं। अनुच्छेद 300 का या अनुच्छेद 301। अनुच्छेद 300 का व अनुच्छेद 301 के तहत अब इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो जो संपत्ति का अधिकार था जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में था, इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 300 का या अनुच्छेद 301 के तहत विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इस कारण से जो अपने मौलिक अधिकार है उनका उल्लेख कितने अनुच्छेदों में किया गया है? 23 अनुच्छेदों में किया गया है। यहां पर 2-3 चीजें और याद रखना, बिल्कुल सिंपल है। ये अपना मूल संविधान है। यदि पूछा जाए मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में किया गया था? कुल 24 अनुच्छेदों के अंतर्गत जो था वह मूल संविधान में मौलिक अधिकार उल्लेखित किए गए थे। लेकिन वर्तमान समय की स्थिति देखते हैं तो वर्तमान समय में यदि पूछा जाए मूल या मौलिक अधिकार कितने, तो इनकी संख्या कितनी आएगी? 6। इनका उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में किया गया है? इनका उल्लेख कुल 23 अनुच्छेदों में किया गया है। कारण वही है, 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया और उसे वर्तमान समय में अनुच्छेद 300 का या ए के तहत विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक जी। अब इससे आगे अब बात करते हैं जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो मौलिक अधिकार है वह है समानता या इसी को कहते हैं समता का अधिकार। इसका उल्लेख जो किया गया वो अनुच्छेद 14 से 18। पहला मौलिक अधिकार है समानता या समता का अधिकार, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 14 से 18। यहां पर भी एक चीज आपको याद रखनी है, प्रश्न आए कि समता या समानता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में किया गया है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सीधा ही काम कर लेते हैं, 14 से 18 4 अनुच्छेद, जो कि गलत है। समता या समानता के अधिकार का उल्लेख कुल 5 अनुच्छेदों में किया गया है। काउंट करें, 14, 15, 16, 17, 18, कुल कितने अनुच्छेद हुए? 5। तो ये चीज याद रखना, समानता या समता के अधिकार का उल्लेख कुल 5 अनुच्छेदों में किया गया है। अगला जो आता है दूसरा अपना मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 का।
स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा मौलिक अधिकार है। उल्लेख कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। कुल कितने अनुच्छेद हुए? 4 अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तीसरा आता है अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 23 व 24। तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, उल्लेख कहां पर है इसका? अनुच्छेद 23 व 24 में। चौथा आता है अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो चौथा मौलिक अधिकार हुआ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। कुल 4 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है। अगला जो आता है अपना 5वां, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29 व 30 में। तो 5वां मौलिक अधिकार हुआ शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, उल्लेख कहां पर है इसका? अनुच्छेद 29 व 30 में। और अंतिम जो आता है 6वां, वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो ये है अपने 6 मौलिक अधिकार। समानता या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में उल्लेखित किया गया है। तो ये हुए अपने 6 मौलिक अधिकार। इन 6 मौलिक अधिकारों पर हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम और जान लेते हैं ये जो मौलिक अधिकार होते हैं, ये मौलिक अधिकार यदि पूछा जाए कि क्या ये न्याय योग्य हैं, तो मौलिक अधिकार जो है वह न्याय योग्य होते हैं। क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं? वाद योग्य। तो मौलिक अधिकार जो है वह वाद योग्य भी होते हैं। मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है? तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति जो है वह निषेधात्मक होती है। निषेधात्मक। तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? निषेधात्मक इनकी प्रकृति होती है। 3 चीजें याद रखना, ये जो मौलिक अधिकार है ये न्याय योग्य होते हैं, मौलिक अधिकार वाद योग्य है, और मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है? निषेधात्मक इनकी प्रकृति होती है। आगे बात करें इन मौलिक अधिकारों के विषय में जो है वह मौलिक अधिकारों को कौन प्रभावी बना सकता है? प्रश्न आए सीधा कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति किसमें निहित होती है? प्रभावी बनाने की जो शक्ति है वह संसद में निहित होती है। तो मौलिक अधिकारों को प्रभावी कौन बना सकता है? मौलिक अधिकारों को संसद प्रभावी बना सकती है। नेक्स्ट आगे बात की जाए, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? संरक्षक। कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। आगे आए
कि मौलिक अधिकारों को स्थगित कौन कर सकता है। मौलिक अधिकारों को स्थगित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो मौलिक अधिकारों को स्थगित करने की शक्ति जो है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। या ये 3 प्रश्न हैं, इन तीनों को दोबारा से सुने। मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति किसमें निहित होती है? मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति जो है वह संसद में निहित होती है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। और मौलिक अधिकारों को स्थगित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो मौलिक अधिकारों को स्थगित करने की शक्ति जो है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट आगे बात की जाए कि यदि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इनसे संबंधित याचिका हम कहां पर लगा सकते हैं? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित याचिका को अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक कहां पर याचिका दायर करेगा? अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। याचिका जारी करने के मामले में यदि पूछा जाता है कि इन दोनों न्यायालयों में से किसका अधिकार क्षेत्र अधिक विस्तृत है, तो यहां पर यह याद रखना कि अपना जो उच्च न्यायालय है मौलिक अधिकारों के विषय में याचिका जारी करने के मामले में इसका जो क्षेत्र है वह अधिक विस्तृत होता है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय है वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर ही याचिका जारी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी याचिका जारी कर सकता है। इस पर हम आगे जब हम अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे तो और आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अब हम आगे 2 अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। जिनमें से पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो है वह है राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। कौन सा शब्द? राज्य शब्द कहां पर परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। क्योंकि ये जो मौलिक अधिकार है हमें किसके विरुद्ध प्रदान किए गए? राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि राज्य होता क्या है, कौन राज्य में शामिल होंगे। इसीलिए अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। आगे बात करें कि यहां पर राज्य शब्द में कौन कौन शामिल किए गए? तो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, अनुदान प्राप्त या सहायता प्राप्त प्रत्येक संस्था जो है वो क्या मानी जाएगी? राज्य मानी जाएगी। सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त या अनुदान प्राप्त प्रत्येक संस्था राज्य मानी जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर अपनी जो संसद है ये क्या मानी जाएगी? राज्य मानी जाएगी। अपना जो विधानमंडल है ये क्या माना जाएगा? राज्य। पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं, नगरीय निकाय संस्थाएं, निकाय संस्थाएं। तो संसद है, विधानमंडल है, पंचायती राज संस्थाएं, नगरीय निकाय है, ये सभी क्या मानी जाएंगी?
राज्य मानी जाएंगी। ऊपर मैंने चर्चा की थी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, अनुदान प्राप्त या सहायता प्राप्त कोई भी निजी या सरकारी जो भी संस्था है वह भी क्या मानी जाएगी, राज्य मानी जाएगी। इसके अलावा राज्य में कौन शामिल होंगे इसका निर्णय जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। उच्चतम न्यायालय ये निर्णय करेगा कि इनके अलावा और कौन सी ऐसी संस्थाएं जिनको राज्य इकाई के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो ये था अपना अनुच्छेद 12 जिसमें राज्य शब्द को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। इसके बाद अगला आता है अपना अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 के विषय में जाने, राज्य के द्वारा किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, हनन या अतिक्रमण। तो अनुच्छेद 13 कहता है राज्य के द्वारा किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो या अतिक्रमण करती हो, और यदि किसी भी ऐसी विधि का निर्माण किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसे अवैध या शून्य घोषित कर दिया जाएगा। कोई भी ऐसा कानून बनता है, कोई भी ऐसी विधि बनती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो उसे न्यायालय के द्वारा अवैध या शून्य घोषित कर दिया जाएगा। कहां तक शून्य घोषित होगा, जहां तक वह विधि मौलिक अधिकारों का हनन करेगी उस सीमा तक उस विधि को अवैध या शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो शून्य घोषित किसके द्वारा किया जाएगा, न्यायालय के द्वारा। इसे ही हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं, या कह सकते हैं अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ही अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख किया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो किसे प्रदान की गई है, उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन जो शब्द है इसे संविधान में कहीं भी स्पष्ट तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो न्यायिक पुनरावलोकन है या न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसका उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत देखने को मिलता है। यहां पर एक चीज और याद रखना, यदि ये प्रश्न आता है कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 13 ही है, क्योंकि इसी के अंतर्गत जो है वो न्यायालय को अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। इसी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है एक चीज और जान लेते हैं, अनुच्छेद 13 में ही विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। किस शब्द को परिभाषित किया गया है, विधि शब्द। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि राज्य के द्वारा किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है। तो विधि शब्द को कहां पर परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अब बात करें विधि क्या है, तो सुनिए, संसद द्वारा बनाए गए कानून विधानमंडल
द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश संसद द्वारा बनाए गए कानून क्या माने जाएंगे? विधि माने जाएंगे। विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून क्या माने जाएंगे? विधि माने जाएंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश भी क्या माने जाएंगे? विधि माने जाएंगे। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी नियम, उपनियम, आदेश, अध्यादेश या समाज में व्याप्त प्रथा व परंपरा सभी क्या मानी जाएंगी? विधि मानी जाएंगी। तो विधि शब्द के अंतर्गत किस किस को उल्लेखित किया गया है? संसद के द्वारा बनाए गए कानून विधि माने जाएंगे, विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून विधि माने जाएंगे, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश क्या माने जाएंगे? विधि माने जाएंगे। सरकार के द्वारा जारी नियम, उपनियम, आदेश, अध्यादेश या समाज में व्याप्त जो अपनी प्रथाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, यह सभी विधि मानी जाएंगी। इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि संविधान के लागू होने से पहले के विधि या कानून जो हैं या फिर संविधान के लागू होने के बाद के जो कानून या विधि है वो सभी इस विधि शब्द में क्या किए गए? शामिल किए गए हैं। तो ये था अपना अनुच्छेद 13। तो यहां पर अपने अनुच्छेद 12 व 13 समाप्त होते हैं। आगे हम जो है वो मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे और अपना जो पहला मौलिक अधिकार है वह समता या समानता का अधिकार है, जिस पर हम आने वाली अगली क्लासों में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत जो है वो हम विधिवत रूप से सभी मौलिक अधिकारों पर एक एक करके क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इसी के साथ मेरा आप सभी को नमस्कार।